जनवरी की वह तारीख साल 2026 का बेहद गंभीर दिन था जिसने राजस्थान के जोधपुर शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी खबर जिसने लाखों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं पर एक ऐसा असर डाला जिसका दर्द शायद आज भी उनके दिलों में महसूस किया जा सकता है। जोधपुर के जिसे हम सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, वहाँ के आरती नगर आश्रम में एक ऐसी घटना घटी जिसके आध्यात्मिकता की दुनिया में हलचल मचा दी। यह कहानी सिर्फ एक जीवन के अंत की नहीं, यह कहानी एक गहरी आशंका की है। यह कहानी एक पिता के भावुक व्यवहार की है। यह कहानी सोशल मीडिया पर चल रहे एक ऐसे इंसान के अकाउंट से हुई पोस्ट पर जिसने पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी उस एक चिकित्सा प्रक्रिया की है जिसके बाद सब कुछ बदल गया। क्या उनके साथ कुछ अनहोनी हुई थी? क्या यह एक आत्मघात कदम था या फिर कुछ और ही था? या फिर एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें समझने में भूल हो गई? आज हम उस फाइल को खोलने जा रहे हैं जिस पर कई दिनों से जांच पड़ताल चल रही है, की मोहर लगी हुई है। पुलिस की एसआईटी की टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम ने 15 दिन तक यानी कि 15 दिन और रात कर यह तथ्य इकट्ठे किए हैं, जो कि 44 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 106 मोबाइल फंसे, उनके कॉल डिटेल निकलवाई, खंगाले गए हैं और उनके बाद वास्तविकता सामने आई। वो किसी भी नाटकीय कहानी से कम नहीं है। तो धैर्य बनाकर बैठिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप उस सच से रूबरू होने वाले हैं जो शायद आपको हैरान करेगा, लेकिन आपको भविष्य के लिए सतर्क भी करेगा। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की उस पावन धरा से जहां भक्ति और भक्त की अनूठी संगम देखने को मिलती है। साध्वी प्रेम बाईसा एक ऐसा नाम है जो कि परिचय का मोहताज नहीं था। बहुत ही कम उम्र में, महज 5 साल की नाजुक उम्र में, जब बच्चे खेलने कूदने की व्यवस्था होती है, उस उम्र में वह अपने परिवार से दूर जोधपुर के एक आश्रम में आई थी और उनके पिता उन्हें वहां छोड़ गए थे। कहते हैं कि नियति ने उनके लिए यही कुछ हुआ था, कुछ और नहीं तय हुआ था, यही तय हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रेम बाईसा ने सनातन धर्म की शिक्षा ली, वेद और पुराण का ज्ञान अर्जित किया। देखते ही देखते वह एक ऐसी कथावाचक बन गई जिनकी वाणी में सरस्वती का वास माना जाता है। लोग उन्हें मरुधरा की मीरा कहकर पुकारने लगे थे। उनकी कथा में इतना प्रभाव था कि दूर दूर के लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग प्रसन्न थे, वह उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहा करते थे। लेकिन कहते हैं कि ना की प्रसिद्धि उनके साथ कई बार चुनौती भी लेकर आती है। प्रेम बाईसा की जिंदगी में भी सब कुछ शांत नहीं था। बाहर से बेहद सौम्य और शांत स्वभाव की दिखने वाली साध्वी के जीवन में पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव चल रहा था। एक ऐसा विवाद जिसने उनके आंतरिक शांति को प्रभावित कर दिया था। कुछ समय पहले उनका एक वीडियो चर्चा में आया था। वीडियो में उसे अपने मुंह बोले पिता विरमनाथ के साथ नजर आ रही थी। समाज के कुछ लोग और सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ तत्वों ने उस वीडियो को लेकर तरह तरह की बातें बनाना शुरू की थी। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की गई थी। उनके पारिवारिक रिश्तों को लेकर तरह तरह के भ्रामक बातें फैलाई गई थी। यह सब कुछ एक साध्वी के लिए है जिसके अपना पूरा जीवन धर्म की समर्पितता में लगा दिया था, किसी गहरे मानसिक आघात से कम नहीं।
साध्वी प्रेमबाईसा अंदर ही अंदर व्यस्त हो रही थी। उन्होंने पुलिस को भी शिकायत दर्ज करवाई थी कुछ लोगों के खिलाफ। लेकिन समाज में जब किसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है तो उसे रोकना इतना आसान नहीं हो सकता। वो अक्सर अपने कथाओं में, अपने सत्संग में यह कहती सुनी गई कि वह अपने सच्चाई साबित करने के लिए तैयार है। वो कहती है कि शायद मेरी जान के बाद ही दुनिया में मेरी वास्तविकता पर यकीन होगा। क्या उन्हें अनहोनी का आभास हो गया था या फिर अपने आसपास की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी? यह सवाल आज भी सबके मन में है। अब हम आते हैं उस महत्वपूर्ण तारीख पर। 28 जनवरी जोधपुर के आरती नगर स्थित आश्रम में रोज की तरह है गतिविधियां थी, लेकिन उस दिन का माहौल कुछ अजीब था। भारीपन था। साध्वी प्रेमबाईसा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी। उन्हें जुकाम था और उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। आमतौर पर जब किसी की तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं, लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा मूड यहीं पर आता है। आश्रम में किसी विशेषज्ञ एक डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, बल्कि एक कंपाउंडर को बुलाया गया। उस कंपाउंडर का नाम होता है देव सिंह राजपुरोहित। देव सिंह, जो कि पेशे से कोई MBBS डॉक्टर नहीं था, बल्कि वह एक नर्सिंग कर्मी था, जो कि वह पहले भी आश्रम में आता जाता रहा करता था और उस साध्वी की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी थी। उसे मालूम था कि साध्वी की अस्थमा की शिकायत है और उसे यह भी पता था कि वह श्वास संबंधित दिक्कत होती है। लेकिन उस दिन देवी सिंह का जो निर्णय लिया था, उसने सावधानी के सभी नियमों को अनदेखा कर देवी सिंह ने आश्रम पहुंचता है और साध्वी की हालत देखता है। देखने के बाद वह तकलीफ में थी और उसे एक जिम्मेदारी मेडिकल प्रोफेसर होने के नाते उसे उन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह देनी चाहिए थी या फिर किसी सीनियर डॉक्टर को से परामर्श करने की, जांच करने की देनी थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने एक किट खोला और उसमें से 2 इंजेक्शन निकाले और एक इंजेक्शन था जो कि दर्द निवारक और दूसरा इंजेक्शन था वह स्टेरॉयड। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा रुक कर इन दवाइयों को समझना जरूरी है। जो दवाइयाँ इस्तेमाल की गई थी वह मेडिकल साइंस की जानकारी का कहना है कि अस्थमा के मरीज की जिसमें सांस लेने से पहले दिक्कत हो रही थी और उसे दवाइयाँ देते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। यह दवाइयाँ शेड्यूल एज श्रेणी में आती हैं, मतलब कि यह बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर की पर्ची है। इन दवाइयों का उपयोग करना नियम के खिलाफ होता है। लेकिन देवी सिंह ने ना कोई पर्चा देखा और ना ही किसी डॉक्टर से पूछा। उन्हें लगा कि वह खुद ही स्थिति संभाल लेगा और उसने अपने अनुभव के पूर्ण ही उसी आधार पर उसे हाई डोज इंजेक्शन साध्वी को लगा दिए, जो सभी की उचित नहीं थी। और उपचार मिलने में कुछ ही मिनटों के बाद वह चिंताजनक था कि राहत मिलने की बजाय साध्वी की हालत है वह अस्थिर होने लगी है। उन्हें सांस और तेज हो रहा था और उनके शरीर में अत्यधिक बेचैनी होने लगी थी। आश्रम में मौजूद लोग, उनके पिता वीरमनाथ और सेवादार सुरेश सब घबरा गए थे। और क्या हो गया है? उपचार तो ठीक करने के लिए किया गया था, फिर यह हालत बिगड़ क्यों गई है? महज 20 से 25 मिनट की, सिर्फ आधा घंटे के भीतर ही कुछ थम गया था। जब तक उसे प्रेषा हॉस्पिटल ले जाया गया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया गया था। एक चमकता हुआ सितारा जो लाखों लोगों के जीवन की प्रेरणा भरता था, वह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन इस घटनाक्रम यहीं खत्म नहीं होती है। असली जांच तो जब शुरू होती है। साध्वी के जाने के बाद जो घटनाएं घटी थी, पुलिस उसे सतर्क कर देती है।
आमतौर पर किसी के जाने के बाद घर में शोक का माहौल होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल खड़े हो रहे थे। साध्वी के देहांत के करीब 3 से 4 घंटे बाद सोशल मीडिया के अकाउंट यानी इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट अपलोड की जाती है। जरा सोचिए, एक इंसान जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, जिसका पार्थिव शरीर अस्पताल के संरक्षण में है और आश्रम में रखा हुआ था, और उसका फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उस पोस्ट में लिखा कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। यह पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन हैरान थी कि क्या यह पोस्ट पहले ही शेड्यूल थी या फिर यह पोस्ट डाली गई थी ताकि मामले उलझन में पड़ गया था। यह पोस्ट पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान के सामने कई सवाल खड़े कर रही थी। तुरंत ही मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए एक एसआईटी की टीम का गठन किया, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम का गठन किया गया, और इस टीम का नेतृत्व है कि वह बहुत ही काबिल लेडी ऑफिसर है। उसने डीएसपी विनीत बंसल के कई अनुभवी पुलिस अधिकारी शामिल किए गए और पूरे राजस्थान में चर्चा हो गई है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए निष्पक्षता से जांच की मांग की है और साध्वी के अनुयायी, न्याय गुहारी और सभी तरह से इसकी जांच की मांग की गई है। हमारी बाईसा ऐसे कदम नहीं उठा सकती। उन्होंने साथ ही यह गलत कदम नहीं उठा सकती। उन्हें किसी के साथ हानिकारक पदार्थ का सेवन नहीं किया। और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मृत्यु की असली वजह का पता लगाया जाए, क्योंकि शरीर में कोई चोट के निशान नहीं थे, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था? जो भोजन में कुछ मिलाया गया था या पानी में कुछ मिलाया गया था? पुलिस ने तत्परता से यह जांच की और सबसे पहले शक की सुई घूमी थी साध्वी के पिता वीरमनाथ की तरफ से, क्योंकि उन्हें घटना की तरफ तुरंत बाद मेडिकल परीक्षण करवाने से मना कर दिया था। उनका तर्क था कि साध्वी एक सन्यासी थी और सन्यासियों को समाधि दी जाती है, लेकिन पुलिस की यह बात प्रक्रिया की तरह सही थी नहीं लगी। एक संदिग्ध मृत्यु और उसकी जांच का इनकार करना कुछ असामान्य था। पुलिस ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि यह एक पुलिस केस है, मेडिकल परीक्षण तो होकर ही रहेगा। आखिरकार एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। परीक्षण का संपन्न हुआ और लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट थी वह डॉक्टरों ने मृत्यु स्पष्ट वजह नहीं बताई थी। उन्होंने कहा कि सैंपल सुरक्षित रख लिया गया है और एक एफएसएल यानी कि फोरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया जाएगा, और साथ ही जो शरीर के कुछ हिस्से हैं जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। और अब पुलिस है के पास इंतजार कर रही थी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं थी। जब एफएसएल रिपोर्ट आने के वक्त लगता है, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी थी। एसआईटी की टीम ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। जो जांच की रफ्तार थी वह तेज हो रही थी। उन्होंने आश्रम में अपनी निगरानी में ले लिया था, वहां के हर तरह के हिस्से की बारीकी से जांच की। साध्वी के कमरे से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, उनके दैनिक उपयोग में वस्तुएं, दवाइयां, सभी की जांच की दायरे में लिया गया और कुछ मिलाकर यहाँ पर 37 तरह के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अगर उन्हें कोई हानिकारक वस्तु दी गई तो उनको कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इसी बीच में पुलिस ने 44 लोगों की लिस्ट बनाई थी जो कि पीछे कुछ दिनों से साध्वी के संपर्क में थे। इन्हें आश्रम में सेवादार, उनके भक्त, उनके रिश्तेदार, वह कंपाउंडर देवी सिंह को भी शामिल था। एक एक कर सभी से पूछताछ के लिए बुलाया था और पुलिस की साइबर सेल भी सक्रिय थी और साध्वी ने 2 मोबाइल फोन थे साध्वी के पास। पुलिस ने इन दोनों के फोन्स के डाटा निकलवाने की रिकवरी करना शुरू किया। इसके अलावा 106 लोगों की कॉल डिटेल निकलवाई और यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार साध्वी किसके संपर्क में थी
और क्या वह किसी दबाव में थी? जांच के दौरान यह एक बहुत अहम खुलासा हुआ था, जो कि इंस्टाग्राम पोस्ट मृत्यु के 4 घंटे बाद हुई थी, उसका सच सामने आया। पुलिस ने जब यह विस्तार से पूछताछ की तो पता चलता है कि पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि आश्रम के एक सेवादार भोमाराम ने की थी। और वह सबसे बड़ी बात उसने यह पोस्ट अपनी मर्जी से नहीं बल्कि साध्वी के पिता बीरमानाथ के कहने पर की थी। और अब यह सवाल उठता है कि यह पिता, जिसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह सोशल मीडिया पर यह पोस्ट क्यों करवाई? पुलिस ने वीरमानाथ से जब सवाल किए तो वीरमानाथ ने पुलिस वालों से बताया कि यह पोस्ट लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए किए थे, न्याय की मांग को तेजी से करने के लिए कार्रवाई की जाए इसलिए की थी। वह चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि उनकी जो बेटी है उसके साथ अन्याय हुआ है। वह इसे एक भावात्मक अपील की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और हालांकि पुलिस को भी इस तरह की कोई आपराधिक षड्यंत्र नजर नहीं आया, लेकिन यह हरकत जांच को प्रभावित कर सकती है। इधर पुलिस कंपाउंडर देवी सिंह पर भी जांच केंद्रित है। देवी सिंह बार बार अपने बयान में यही कह रहा है कि उसे वही इंजेक्शन लगाया जो डॉक्टरों की पर्ची में लिखे थे, लेकिन पुलिस ने जांच में डॉक्टर के संपर्क किया तो जिसमें नाम देवी सिंह ले रहा है, तो उस डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि वह जैन जो प्रेक्षा हॉस्पिटल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले 3 से 4 महीने से साध्वी का कोई इलाज ही नहीं किया गया था और ना ही उन्होंने कोई दवाई लिखी थी। और फिर वह पर्चा किसका था? क्या देवी सिंह गलत जानकारी दे रहा था? फिर यह किसी पुरानी पर्ची के आधार पर इलाज कर रहा था? जांच में यह बताया सामने आया कि देवी सिंह जो इंजेक्शन लगा रहा था वह किसी पुरानी पर्ची को देखकर लगा रहा था और अपनी सीमित जानकारी के आधार पर लगा रहा था। उसे लगा कि पिछली बार जब इलाज हुआ था तो यह बार बार ठीक हो रही थी और यह बहुत ही बड़ी भूल थी। चिकित्सा विज्ञान के अंदाज नहीं लगता है कि हर बार मरीज की स्थिति अलग होती है। दिन बीतते गए, लोगों से व्याकुलता बढ़ती गई, हर कोई रिपोर्ट व इंतजार कर रहा था। जोधपुर के हर शहर में बस यही चर्चा थी, रिपोर्ट के आधार पर क्या आएगा? क्या साध्वी को कोई हानिकारक पदार्थ दिया गया था? क्या उनके पिता ही इसमें शामिल हैं? कोई बाहरी व्यक्ति था? और फिर वह दिन आया 12 तारीख। एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट पुलिस ने जो सौंप दी गई थी। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और मीडिया वहां मौजूद थी। हर किसी की नजर थी कि कमिश्नर साहब ने जो खुलासा किया उसने कई अटकलों पर विराम लगा दिया है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि नो टेक्निक सब्सेंट डिटेक्टिव। जी हाँ, साध्वी के शरीर में किसी तरह की कोई विषाक्त पदार्थ नहीं पाया गया था और ना ही उनके साथ कोई जबरदस्ती के प्रमाण मिले हैं और उनका कोई शरीर में संघर्ष भी नहीं हुआ है। शरीर का कोई अंदरूनी या बाहरी चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि उसके शरीर में फिर भी वह कोई रिपोर्ट के कारण बताया गया है शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ pulmonary irritated due to pulmonary पैथोलॉजी। आसान भाषा में हम कहें तो साध्वी के फेफड़ों में गंभीर समस्या थी। अस्थमा और सीओपीडी उनके फेफड़ों में कमजोर थे। उन दिनों में इंजेक्शन दिया गया था। उनकी जो खराब मेडिकल कंडीशन थी, इन दोनों को मिलाने के लिए शरीर में एक ऐसा रिएक्शन हुआ था जिसके कारण उसका शरीर झेल नहीं पाया था। इसके मेडिकल भाषा में शॉक लगाएं तो इसका मतलब है कि किसी ने इसे जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना ही थी?
नहीं दोस्तों, यह एक कानून अपना काम करता है और यह कोई सोची समझी साजिश का परिणाम नहीं था, लेकिन यह एक गंभीर चूक जरूर थी। इनकी भाषा में कहें तो लापरवाही से मृत्यु कहा जा सकता है। पुलिस ने अपनी जांच में निरीक्षण निकाला है और उन्होंने बताया है कि पूरी तरह से यह घटना सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वो कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित है, क्योंकि उन्हें वह काम किया जिसके लिए वह अधिकृत नहीं था और भारत का वह कानून और मेडिकल एक्ट साफ कहता है कि एक कंपाउंडर या नर्स बिना डॉक्टर की मौजूदगी में लिखित निर्देश की मर्जी से हाई पावर दवाई नहीं दे सकते। देवी सिंह ने नियमों का उल्लंघन किया। पहला, उसने डॉक्टर की भूमिका निभाने की कोशिश की। दूसरा, उन्हें प्रतिबंधित दवाइयों का इस्तेमाल किया जो बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं दी जा सकती। और तीसरा, वह मरीज की हालत और मेडिकल हिस्ट्री जानबूझकर लापरवाही बरती। उसे पता था कि साध्वी को अस्थमा है, फिर भी उसने जोखिम उठाया। यह घोर लापरवाही थी, यानी कि ग्रास नेग्लिजेंस। पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया था। देवी सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता राजस्थान मेडिकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 1 सोचिए, जो लापरवाही से मृत्यु के मामले लगते हैं उनकी तरह कार्रवाई होगी। यह सिर्फ एक गलती है और यह एक ऐसा अपराध है जिस पर एक ले लिया। वही पिता वीरमनाथ और अन्य लोगों के खिलाफ फिलहाल कोई साजिश सबूत नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि पिता का व्यवहार भावात्मक लोगों को जोड़ने वालों हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। उन्हें अपनी बेटी खोई है और शायद उनका दुख वही समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट वाला कदम उठाया। हालांकि पुलिस अभी इस फाइल की पूरी तरह से बंद नहीं की है। मेडिकल बोर्ड ने से कुछ और तकनीकी बिंदु पर राय मांगी है और इस पूरी घटनाक्रम से हमारा आपके सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम अक्सर अपने छोटी मोटी बीमारियों के लिए आसपास के किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति से इलाज करवा लेते हैं। हमें लगता है कि यह समय बचाने के लिए आसान तरीका है, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा का केस हमें यह चेतावनी देता है कि शॉर्टकट कितना जोखिम भर सकता है। एक गलत निर्णय, गलत दवाई और परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। सोचिए, अगर उस दिन साध्वी को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाया जाता, किसी योगी डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जाता, तो शायद आज वह बची होती, हम सबके बीच होती। ओजस्वी वाणी आज भी सुनाई देती, लेकिन एक लापरवाही ने सब कुछ बदल दिया है। पुलिस ने यह साफ किया है कि लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे अफवाह फैला रहे हैं, साजिश की कहानी बना रहे हैं। उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी निरीक्षण पर पहुंचने की प्रतिष्ठा न रखें और सवाल उठाने की सही नहीं है। साध्वी के जाने के बाद उसके पिता जिस तरह से सवालों में घिर गए हैं वह उनके जांच का विषय है, लेकिन सच वही है जो कि परिणाम कहता है। परिणाम बताता है कि यहाँ खतरा किसी हथियार से नहीं बल्कि अधूरी जानकारी थी और इलाज के नाम पर सामने आया। आज जब जोधपुर शांत है तो वहाँ के लोग यही सोच रहे हैं कि काश उस दिन वो इंजेक्शन ना लगा होता, तो काश देवी सिंह ने अपनी समस्या समझी होती, तो साध्वी प्रेम बाईसा चली गई, लेकिन वह अपने पीछे एक बड़ा सबक छोड़ गई। यह सबक हमारे मेडिकल सिस्टम के लिए, हमारे समाज के लिए और हम सब के लिए। इस केस की अभी कानूनी प्रक्रिया बाकी है। अदालत ने देवी सिंह पर मामला चलेगा। कानून क्या फैसला लेती है यह तो आगे वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या कोई भी फैसला उस नुकसान की भरपाई कर सकेगा? दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी को बेवजह गलत ठहराना है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ उसे वास्तविकता परिचित करवाना जो पुलिस की जांच में सामने आया है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जागरूक करना। अगली बार जब हम आपको कोई गलत बीमारी से, किसी गलत डॉक्टर से गलत इलाज करवाने से बच सकें। और आपकी राय इसके ऊपर क्या है, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताना।
दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।